बंगाल तो गया, बंगाल में आप कोई आशा की किरण नहीं है, बंगाल तो जाना ही है। मैं तो ये समझता हूँ कि इट इज द नेक्स्ट पाकिस्तान। अगर हम लोग अपना काम, अपना कार्य कर्तव्य नहीं किए तो गरीब इलाके में जाकर उनके जो उलेमा है, मौलवी है, कार्यकर्ता है, मुस्लिम संगठनों के, ये लोग गरीब हिंदू को दावत देते हैं, उनसे डिबेट कर लेते हैं और उनका धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, इस्लाम में उसको लेके आते हैं। And the Chief Minister of Assam, Himanta Biswa Sarma, is absolutely right that unless there is a change in the demographic trend, unless there is a pushback, a real pushback that happens at the social, cultural, political, economic level, Assam is lost. By 2050, Assam will fall off the map of India. And around the same time, I think West Bengal will also fall off the map of India. In Bengal, if a farmer wants to go and sell his paddy, per quintal they had to give 10 kilos of paddy as tola, that is protection money. And it was being collected by the Urdu-speaking immigrant Muslims of West Bengal. पश्चिम बंगाल के जितने जिले हैं उसमें से 3 जिले तो पूरा मुस्लिम बहुल हो चुका है, मालदा, मुर्शिदाबाद और दिनाजपुर। हम लोग 70% है बंगाल में या 65% है, फिर भी हमको पुलिस और आर्मी की जरूरत होती है। ऐसा हमारा हिंदू समाज नहीं था और ना ऐसा होना चाहिए, फिर तो हम लोग समाप्त हो जाएंगे। The Tablighi Jamaat holds regular camps in Sundarbans. They are encouraged to do so. The biggest thing which has happened over there, there used to be something called Bon Bibi, which was supposed to be a protector from the tiger attacks. Now Muslims want all Bon Bibi temples to be demolished. Although it was a Muslim peer, a fakir, who in his dream conceived of Bon Bibi. कल समुद्र से कसाब आए थे, बंगाल से कितने ऐसे कसाब घुस के बैठे हैं, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए सेंट्रल को जो करना चाहिए तुरंत करना चाहिए, विदाउट इवन डिलेइंग अ डेज टाइम। My honor to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. मुझे जो आपके सामने जो विद्वान बैठे हैं उनका बहुत परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। मैं थोड़ा सा परिचय देने के बाद आरंभ करूंगा। देवदत्त माझी जी एक्टिविस्ट हैं, बीजेपी के लीडर हैं। सिंह वाहिनी करके एक संस्था है जिसको वो चलाते हैं, और जो हम बार बार एक शिकायत करते रहते हैं कि हम जमीन पर काम नहीं करते हैं, भूमि पर कार्य नहीं करते हैं, तो देवदत्त जी वहीं काम कर रहे हैं और बहुत सारे जो हिंदुओं के सामने जो प्रश्न हैं, जो समस्याएं हैं, उनका समाधान करने के लिए, हिंदुओं को सहायता करने के लिए बंगाल में इस तरह का काम करते हैं, और भी उनके बहुत सारे कार्य हैं। तो जो हम बार बार ये शिकायत करते हैं उस ओर सर का काम है, और इसलिए बड़े हर्ष की बात है कि मेरे एक ओर देवदत्त जी बैठे हुए हैं और दूसरी ओर कंचन गुप्ता जी आप। सर, आई बीन अ ह्यूज फैन फॉर लास्ट 20 years। मैं बहुत पहले से सर को, जब ट्विटर आया था तो ट्विटर पे जो हमारे पक्ष के, मैं राइट नहीं कहूँगा, मुझे बहुत पसंद नहीं आता वह शब्द राइट, लेकिन हमारे पक्ष का, हिंदू और जो सही पक्ष है, न्यूट्रल पक्ष है, वो रखने वाले कुछ पहले ऐसे पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं, उनमें कंचन जी एक थे। तो मैं तब से आपको पढ़ता और फॉलो करता आया हूँ। तो आज बड़ा सौभाग्य सर कि आपके संग में बैठ के सत्र को का संचालन करूंगा। तो हम आरंभ करते हैं देवदत्त जी। तो एक हिंदुओं में एक अभ्यास है अभी कि कश्मीर के बारे में भी जो कहते हैं, बंगाल के बारे में भी कहते हैं, केरल के बारे में भी कहते हैं, और थोड़ी निराशाजनक बात कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि निराशाजनक कारण नहीं है, परंतु एक बात करने का लहजा ये है कि अरे बंगाल तो गया, बंगाल में आप कोई आशा की किरण नहीं है, बंगाल तो जाना ही है। तो इस तरीके से, इस चित्तभूमि से, इस पृष्ठभूमि से आते हैं। आपका क्या मानना है? आप अगर आरंभिक अपनी टिप्पणी दें इसके ऊपर, आपको क्या लगता है, कितना लगता है उसके बीच में, अगर आप यस है, नो है, और उसके कारण क्या है? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार और जय श्री राम। मैं इसको तो नहीं मानता हूं, हालांकि चैलेंज ज्यादा है, पर मैं इसको मानता नहीं हूं, और जो कि मैं मानता नहीं हूं तो इसलिए मैं लगा हुआ हूं कि इसको किसी तरह से रोकना है और रिवर्स करना है। हालांकि सिचुएशन तो बहुत गंभीर है। आप सब सोशल मीडिया के माध्यम से, या तो आपके मित्र और रिश्तेदार जो वहाँ रहते हैं बंगाल में, उनसे भी आप सुनते होंगे, पर बंगाल नेक्स्ट कश्मीर से भी ज्यादा खतरा में है।
मैं तो ये समझता हूं कि इट इज द नेक्स्ट पाकिस्तान, अगर हम लोग अपना काम, अपना कार्य कर्तव्य नहीं किए तो चैलेंजेस तो है। बाकी मैं आगे बोलता हूँ या भी बोल दो थोड़ा और? जी आप बोल सकते हैं, कुछ उदाहरण देके अगर आप बता सकें स्थिति कैसी है तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए वहाँ दावत का काम बहुत ज्यादा चल रहा है। दावत मतलब जो मुस्लिम ग्रुप है वो हिंदुओं को दावत देते हैं और मुसलमान बनाते हैं। लफ्जियात तो एक है ही, लफ्जियात व्यापक संख्या में रोज होता है, रोज। और बाकी प्योर जो दावत है, गरीब इलाके में जाकर उनके जो उलेमा है, मौलवी है, कार्यकर्ता है मुस्लिम संगठनों के, ये लोग गरीब हिंदू को दावत देते हैं, समझाते हैं, उनसे डिबेट कर लेते हैं और उनको उनका धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, इस्लाम में उसको लेके आते हैं। और हम इसका रिवर्स काम कर रहे हैं। हम भी उनके जो खवातीन हैं या मोहतरमा है, उनके जो बहन बेटी हैं, उनके लिए मौका खोल के रखे हैं, दरवाजा खोल के रखे हैं कि आपको अगर पर्दा से निकलकर, बुरखे से निकलकर अपने आप को एक स्वाभाविक जो वातावरण है, परिवेश है, उसमें आना है तो हमारा साथ आपके साथ है। और हमारे जो बहन बेटियां हैं जिनको लफ्जियात में लेके चले जाते हैं, उनको मैं वापस लाने का काम करता हूं। और ये दोनों का नंबर मिला के लगभग 5-5.5 हजार हो चुका है। मतलब उनका हमारे पास आना और हमारा जो गया उसको वापस लेके आना। पर ये काम बहुत इसमें बहुत पेशेंस लगता है। हम सबको पता है, मतलब घर में हर हिंदू घर का क्या परिस्थिति है। और जब कोई अपना बेटी को वापस भी लेके आता है ना, अगर वो इलाका ठीक नहीं है, माहौल ठीक नहीं है, तो उनको रख भी नहीं पाते हैं। तो उनको रखना, उनको रिहैबिलिटेट करना, ये एक दूसरा चैलेंज है। तो ये काम हो रहा है और आप सबका आशीर्वाद और सहयोग से हम लोग ये काम कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। कंचन जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं और आपने बंगाल में रहकर और बंगाल के बाहर रहकर भी बहुत सारा काम किया है, सच को बताया है। तो अगर हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और थॉट की बात करें, तो जिस समय, आज से मैं 20 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ, पायनियर से जब आपका संबंध था और उस समय जबकि बहुत कठिन था हमारी बात कहना, तो आपने हाउ डिड यू मैनेज टू create a space, because you were one of the first ones who were creating a space for our side, for the truth to be said on Bengal and on rest of the issues. So how was it possible? How did you do it? What was the atmosphere there with you? And how did you accomplish all of this? Thank you. Namaste. I don't think that's a question which sort of recreates a lot of bad memories, because those were times when there were only 3 Bengalis who were sort of standing up for Hindus and the Hindu cause. One was the late Chandan Mitra, he is no more with us. The other was Swapan Das Gupta, and the third was me, and that's about it. And it was a very lonely fight. It was a very lonely existence. We were boycotted socially. Finding a job was difficult. The bureaucracy would not be of any help to us. Getting your passport renewed was next to impossible, things like that. But today I would not want to talk about myself. I would like to talk about what's happening in Bengal. I think it's very important that India should start talking about Bengal. And I will tell you why India should start talking about Bengal. Now, I don't know how many of you recall how the crisis in Kashmir began. It did not begin with any attacks on Pandits. It did not begin with any attacks on Hindus. It began with small, in retrospect, small planned
incidents like the kidnapping of the then Home Minister Mufti Said's daughter, and how that was used to secure the freedom of terrorists who had been arrested and put in jail. We have forgotten that incident. We have forgotten how someone called Yasin Malik had organized an attack on an army camp over there, Air Force camp over there. So those were the small signs of things going wrong in Kashmir. We have forgotten how various separatist groups came together to form the Hurriyats. We have forgotten how there was a lot of foreign intervention happening suddenly in Kashmir. Now, let me telescope to what's happening in Bengal. When you say that he began by saying that many people say we have lost Bengal, I personally believe that unless there is urgent, decisive, and very strategic planned action in Bengal, we are going to lose Bengal. We did not lose Kashmir, but we will lose Bengal. Just as, and the Chief Minister of Assam, Himanta Biswa Sarma, is absolutely right, that unless there is a change in the demographic trend, unless there is a pushback, a real pushback that happens at the social, cultural, political, economic level, Assam is lost. By 2050, Assam will fall off the map of India. And around the same time, I think West Bengal will also fall off the map of India unless there is action to stop that fall from happening. We don't know what is the Muslim population of West Bengal. And when I say the Muslim population of Bengal, I am not referring to Muslim qua Muslim only. What we need to know, what is the actual number of non-indigent Bengali-speaking Muslims. Therefore, what I'm referring to are illegal immigrants from Bangladesh. We need to know how many of the Muslims in West Bengal are what are called, quote unquote, this is not my term, this is a term which has existed since the Muslim League days, Bihari Muslims. Now, these are Bihari Muslims, are basically Muslims, are Urdu-speaking Muslims. Most of them went to East Pakistan when partition happened. That was the transmigration on the eastern border. Just as the Mohajirs went to West Pakistan, the Urdu-speaking Muslims went, the Bihari Muslims went to East Pakistan. But over there, they were socially rejected, culturally rejected, politically rejected. And in the last 15, 20, 25 years, most of them have re-migrated back into Bengal. If you don't believe me, go to Calcutta. Almost every taxi driver whom you meet over there is an Urdu-speaking Muslim. Calcutta had the highest density of Sikh taxi drivers. I can understand they have moved on, they have gone up the economic ladder. But people who have replaced them are not indigenous Bengalis, but they are Urdu-speaking Bengalis. All trade, virtually all trade and all businesses, the biggest trade being the fruit trade in West Bengal, the wholesale vegetable trade in West Bengal,
the grain trade in Bengal. Do you know, in Bengal, if a farmer wants to go and sell his paddy, I'm taking a slightly long, but I think people should need to know. This year, farmers who were going to the mandi to sell their paddy, per quintal they had to give 10 kilos of paddy as tola, that is protection money. And it was being collected by the Urdu-speaking immigrant Muslims of West Bengal. You didn't give it, your paddy would not be sold. And the biggest complaint came, interestingly, from the indigenous Bengali-speaking Muslim of West Bengal, which is the peasantry in Bengal. The census in West Bengal, just like the census in the rest of the country, I think gets the demography wrong. There is a planned manner, there is a methodical manner in which Muslims undercount themselves. So if the census person goes to a household and says, how many of you are here? So instead of saying that there are 15 of us here, he will say, hum 5 hai. So that is an undercounting of 10. And this becomes obvious from the election results. The 2021 results, BJP, we had mapped some of the people who were involved with the campaign are present over here. I was intimately involved with the campaign, and we had perfectly mapped constituency after constituency. We knew if we were losing one constituency by 5,000 votes, we knew we were losing this by 5,000 votes. But guess what? All the people whom we knew who would come out and vote for us, they came out and voted for us. But when the votes were counted, we lost by 20,000, 25,000. So the voter lists are stuffed with people who are not captured in the census. And this, believe me, is the reason why Mamata Banerjee is so desperate, so desperate to stop any enumeration from happening. She is desperate not to allow census. She is desperate not to allow NRP, which is the National Register, or NPR, which is the National Population Register. And she is so dead against NRC. Because that alone can tell you, that alone can give you the exact mapping, the demographic mapping. The Prime Minister, over the last 2 months, if you see his speeches, he has started talking about the problem of skewed demography. Now, this is not about a Hindu-Muslim issue. But if you have border district after border district after border district after border district, where the population of the illegal immigrant others goes up to 30, 35, 40, and anything above 40, you have lost that district. Because the immediate thing which happens is the migration of Hindus from those districts. They start feeling insecure. You go up to North Bengal, Hindu majority areas, Dinajpur and other places, even places like Shiliguri, New Jalpaiguri, which were Hindu refugee settlement towns, 110% Hindu population zones. There the Hindu population has now dwindled down to just above 50%. When Sharjil Imam gives a speech saying that we can cut off India's chicken neck, believe me, he is not telling a lie. He is not bluffing. They have enough Muslims in that place, and if they come out and if they just decide to sit on the national highway and block the national highways over there,
we would have lost all of our northeast and anything above the chicken's neck. We are in a very, very bad situation. One politician's insatiable desire to be in power at any cost is going to cost India not only West Bengal but all the way up to Sikkim and all the way northeast up to Tripura. There is someone from Tripura here, I think. I met someone yesterday. And that person will tell you more about what's happening in Tripura. Tripura was again 110% Hindu refugee settlement area. But now it is almost 30, I'm told it's between 25 and 30% Muslim. So India needs to wake up. Forget West Bengal. Even if West Bengal doesn't wake up, just like Kashmir never woke up, but India woke up. India woke up and took care to ensure Kashmir did not fall off the map. So unless my appeal would be that India needs to wake up. And if India doesn't wake up, we are going to lose West Bengal. Kashmir will look like a teddy bear's party, and we are going to lose Assam. we are going to lose all of the northeast. So I will stop over here, and we can go as it happens. तो सर त्रिपुरा की अगर बात करें तो मैं वहाँ जाता रहता हूँ लगभग हर दूसरे तीसरे महीने. 25 से 30% तो नहीं है, थोड़ा ये एग्जैजरेशन है. कुछ क्षेत्र उनके खराब हैं, परंतु हाँ वहां पर भी जो आज तक नहीं हुआ था, अब वहां पर भी बहुत इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है. कम आवाज आ रही है क्या आपको? जी. तो मैं ये कह रहा था कि त्रिपुरा में भी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, पर इस स्थिति तक नहीं, ये थोड़ा सा अधिक है. बंगाल की स्थिति तो लेकिन जो आपने बताई वह बिल्कुल यथार्थ है. तो देवदत्त जी, आप कंचन जी ने बताया, उन्होंने लगभग ये समर्थन में कहा कि हाँ बंगाल गया और अगर हम ड्रास्टिक चेंज नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति होगी. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप भूमि पर काम करते हैं, तो कुछ क्षेत्र बंगाल के जैसे बांकुरा अगर आप जाएं तो ऐसी स्थिति आपको इस तरह की नहीं दिखती है, कुछ और क्षेत्रों में नहीं दिखती है. कि आप क्षेत्र, एक एक क्षेत्र या जिले के हिसाब से बता सकते हैं कहां स्थितियां सबसे खराब हैं, और खराब है तो उसका अर्थ क्या है? जैसे आपको तो सब जानते हैं कि आप हिंदू समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो आप तो टारगेट हैं ही. जो वहां के लोग हैं वो जानते भी हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं. परंतु अगर एक साधारण व्यक्ति भी अगर किसी गाड़ी पर निकल रहा है, उन क्षेत्रों से निकल रहा है, तो स्थिति बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों की क्या है? अगर आप थोड़ा सा अलग अलग क्षेत्रों का बताएंगे तो बहुत सही रहेगा. कंचन बाबू ने जो कहा, मैं उनसे 100% सहमत हूं कि अगर ड्रास्टिक कुछ नहीं किया गया तो बंगाल हाथ से चला गया, और साथ साथ सिक्किम और बाकी जो नॉर्थ ईस्टर्न हमारे 7 स्टेट्स है वो भी गया. पर मैं आशावादी हूं कि आप सब अपने घर से यहाँ तक इतने दूर आए हैं सुनने के लिए, देखने के लिए, और सोशल मीडिया और जयपुर डायलॉग्स के माध्यम से और लाखों लोगों तक ये डिस्कशन पहुंचेगा. और मैं आशावादी हूं कि आप सब केवल देखने और लाइक और कमेंट और शेयर में अपने आप को सीमित नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारे जो शत्रु है, जिनको लेकर हम लोग चिंतित है, जिनका कार्य से हम लोग चिंतित है, वो एक्टिव है. पश्चिम बंगाल के जितने जिले हैं उसमें से 3 जिले तो पूरा मुस्लिम बहुल हो चुका है, मालदा, मुर्शिदाबाद और दिनाजपुर. और बाकी जो जिले हैं जैसे कि दक्षिण और उत्तर 24 परगना, उसमें आधा से ज्यादा गांव ऐसा है, नॉट आधा, लगभग 40% ऐसे गांव हैं जो मुस्लिम बहुल ऑलरेडी हो चुका है. अभी सेंसस होगा तो समझ में आ जाएगा कि ऑलमोस्ट मुस्लिम बहुल अभी तक हो चुका होगा वो सब. और जहां तक जो थोड़ा दूर का जो जिले हैं बॉर्डर से, जैसे कि भाई साहब ने कहा बांकुरा में हो सकता है 3% 4% मुसलमान हो,
परंतु बांकुरा का जो हिंदू है वो बिल्कुल अनअवेयर है कि रिस्क और क्या पीड़ा बॉर्डर में हिंदू उठा रहे हैं। उनको कुछ आता जाता नहीं है। यहां तक कि कलकत्ता के में जो हिंदू थोड़ा ठीक ठाक एरिया में रहता है वो चिंतित तो है पर एक्टिव नहीं है। और एक साधारण हिंदू भी मुसलमानों का, जिहादियों का टारगेट में है। जैसे कि आप अगर एक गाड़ी में जाते हैं, वो मौका का तलाश में रहते हैं, कब आपका गाड़ी को थोड़ा छू दे, आपके ऊपर दोष लगाए, पीट दे, सब सामान छीन ले और आपके ऊपर उसका सुप्रीमेसी जो है उसको एस्टैब्लिश करे कि कलकत्ता मेरा है, सिलीगुड़ी मेरा है। ये कैसे करेगा? आपको पीट कर करेगा। तो मेरा जो हम लोग का जो हिंदू समाज है, इनसे मेरा एक ही निवेदन है कि बहुत कुछ हम लोग जब छोटे थे स्कूल में सिखाया नहीं जाता था, माँ बाप नहीं सिखाते थे, पर फिर भी हम सीख लेते थे, है ना। ऐसे बहुत कुछ है जो हम अपने आप करते हैं। इसीलिए इसी तरह से अपने आप को बचाने के लिए, सोचिए आप 2 दिन के लिए जेल चले गए, मरने से तो अच्छा 2 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए जेल जाना है। मरेंगे तो फिर कहानी वहीं पे खत्म। आज आप मरेंगे, कल आपके बच्चे मरेंगे। तो अपना सुरक्षा के लिए और ये मास मूवमेंट होना चाहिए। अपना सुरक्षा के लिए आपको जो करना है ये आपको स्वयं को करना है। और ये अपने आप में एक भावना भी रहना है और थोड़ा वो भी करना है, क्या बोलते हैं, चेक भी करना है, टेस्ट भी करना है कि आज हम लोग यहाँ एक सॉलिड मैटर लेके, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर लेके डिस्कस कर रहे हैं। सोचिए ठीक इस रोड के ऑपोजिट 2 हिंदुओं के ऊपर अटैक हो जाता है। हम में से कितने जाएंगे उसको रोकने के लिए, उनको बचाने के लिए? ये इंट्रोस्पेक्शन अपने आप में होना चाहिए कि केवल हम मैटर को डिस्कशन लेवल तक रखेंगे या एक्टिव कुछ करेंगे। हाँ, ऐसा भी है कि हर कोई जाके लड़ नहीं सकता, पर अभी भी इस जमीन में इतने हिंदू बचे हैं, इतने हिंदू हैं कि जिनको अगर बैकिंग मिले, ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं, जो लड़ने वाले हैं उनको आप पढ़ाने लगेंगे तो लड़ाई खत्म। पढ़ने वाले बहुत है हमारे पास, लड़ने वाले की संख्या कम हो रही है। तो जो लड़ने वाले हैं उनको रिकॉग्नाइज करके उनको शाबाशी देना और थोड़ा बहुत उनको एनकरेजमेंट देना, थोड़ा उनको सपोर्ट देना। सोचिए हमारा एक कैंपेन चलता है कि जो व्यक्ति जिसका 40 साल के नीचे का एज है और उनका अगर 3 से अधिक बच्चे हैं, अगर वो थोड़ा इकोनॉमी लेवल उसका डाउन है तो हम उसको मदद देते हैं, रिकॉग्निशन देते हैं, अपने साथ मंच में बिठाते हैं। हम अवॉइड करते हैं इन लोग जो ज्यादा समझाते हैं, जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। 2 बार जेल जा चुका है, कहीं पे कुछ हुआ, रेजिस्टेंस खड़ा कर दिया, पीट दिया, मार दिया, पुलिस केस दिया, वो जेल चला गया। मेरा काम है उनको जेल से निकालना और उसके परिवार के साथ खड़ा होना, ताकि आगे आने वाले दिन में फिर वो लड़का जब लड़ाई के मैदान में उतरे, उसका परिवार उसको खींच के अंदर ना रखे। देखिए हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पूछते हैं, भगत सिंह को पूछते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी को पूछते हैं, क्यों उनमें ऊर्जा था, वो चैलेंज एक्सेप्ट करते थे। केवल लिखने से, डिबेट करने से, वो भी बहुत जरूरी है, मैं मानता हूं। मैं यही कुछ पढ़ के थोड़ा जाना हूं, कुछ देख के सीखा हूं, परंतु सीखने के बाद भी कुछ करना है, जानने के बाद भी कुछ करना है। और जो लड़ाई करने वाले हमारे हिंदू समाज है उनके साथ खड़ा होना है और उनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, ये मैं समझता हूं। और जैसा मैं कहा कि जो लड़ने वाले हैं उनको प्लीज ज्यादा पढ़ाइए मत, क्योंकि लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस माहौल में पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट लड़ाई है। तो आपने एक बात कही कि जो जैसे बांकुरा है, बांकुरा के हिंदू, उनको कोई ज्ञान ही नहीं है कि स्थिति कितनी गंभीर है, या अधिकतर हिंदुओं को ऐसा है। तो क्या आपको लगता है कि जो सीमावर्ती जो जिले हैं, जिस प्रकार से दिनाजपुर या दक्षिणी दिनाजपुर, यहाँ के हिंदू हैं, उनको अब थोड़ी सी अवेयरनेस, चेतना थोड़ी अधिक हुई है और
क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि शत्रुबोध जो है और जो स्थिति की गंभीरता है वो बांकुरा और ऐसे हिंदू बहुल क्षेत्रों में भी अधिक हो, जिससे कि आगे कोई समाधान निकल सके? देखिए, बांकुरा या तो जो अंदर का दूर का जिला है बॉर्डर से, जहां पर हिंदू कुछ अभी तक समझ नहीं रहा है, तो उनको तो मेरा एक प्रयास है उनको समझाना, वो तो हम कर रहे हैं। पर ज्यादातर काम जो है समझाने का, ये दाढ़ी वाले और टोपी वाले और ममता दीदी कर रही है। हमारा वर्क उसमें ज्यादा नहीं है, मेहनत नहीं लग रहा, वही लोग कर दे रहे हैं। आज नहीं समझ रहे, कल समझ जाएंगे। बांकुरा के लोग जो कलकत्ता आके काम करते हैं, दे आर ऑलरेडी फेसिंग द हीट, उनको समझ में आ रहा है। पर जो समझ रहा है वो उनको हमको एक्टिवेट करना है। और मेरा ये पूरा विश्वास है कि ड्रास्टिक एक्शन चाहे ऊपर से अगर देर से आए, पर आप लोग जरूर लीजिएगा, इतना तो विश्वास है। क्योंकि एक हिंदू, अभी मुर्शिदाबाद का इंसिडेंट लीजिए, चंदन दास और उनका पिताजी दोनों बाप बेटे को एकदम दिन के रोशनी में काट दिया, और वो लोग का तड़पता हुआ बॉडी आप सबने देखा। और उसके ठीक 2-3 दिन पहले पहलगांव में 26 हिंदुओं को बिकॉज ऑफ देयर हिंदू आइडेंटिटी पॉइंट ब्लैंक में वो लोग को मारा। जब मुर्शिदाबाद का घटना हुआ, मैं 5 बार मुर्शिदाबाद गया उस समय, एक दिन का इंटरव्यू, क्योंकि मेरे को कलकत्ता में भी काम रहता है। तो फर्स्ट टाइम मैं जाकर देखा क्या डैमेज है, नहीं है। फिर मैं 4 बार और गया, मैं आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया कि इनमें से किसमें ज्यादा क्रोध है, युवा में किसमें ज्यादा क्रोध है, ये लोग चाहते क्या है। घटना तो हो गया है, तो एक चीज तो कॉमन था, सब ये चाह रहे थे कि यहाँ बीएसएफ का कैंप लगे ताकि वो लोग प्रोटेक्टेड रहे। तो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने प्रयास किया और वहां बीएसएफ का कैंप लगा। पर मैंने उनसे ये पूछा कि बीएसएफ का कैंप लगा तो आपका जीवन तो थोड़ा सुरक्षित हुआ, पर आपका अंदर को शांति मिला क्या? अंतर को आप लोग को जिसका रसोई उड़ा दिया, फूंक दिया, गैस सिलेंडर मिल गया, आर्थिक सुविधा भी मिल गई, फिर आप शांत हो, मजा है अभी? कोई बोला हाँ हम तो खुश है, ज्यादातर 80% बोला हम खुश है अभी। तो बाकी जो 20% था, मैं उनको ढूंढने गया था कि तुम्हारा माँ का ब्लाउज छीन लिया है, खोल दिया है, तुम्हारा बहन को नंगा किया है, तुम ये तिरपाल से खुश कैसे हो सकते हो? तुम बीएसएफ का कैंप से खुश कैसे हो सकते हो? तुम तभी खुश हो पाओगे जब उनका हाथ तुम्हारे हाथ में होगा, हाथ काट के ले लोगे। तो ऐसा 20% को मैं ढूंढने के लिए गया था। 20 नहीं मिला, 5 मिला, 10 मिला, पर मिला। वैसे लोगों को हमको आइडेंटिफाई करना है और ढूंढना है। ये केवल इकोनॉमी पैकेज मिलने से या पुलिस या आर्मी का प्रोटेक्शन से, ये हम लोग को तो शर्म आना चाहिए। हम लोग 70% है बंगाल में या 65% है, फिर भी हमको पुलिस और आर्मी की जरूरत होती है। ऐसा हमारा हिंदू समाज नहीं था और ना ऐसा होना चाहिए, फिर तो हम लोग समाप्त हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो इस पर हम सबको थोड़ा अध्ययन करना है और कुछ करना है। आप सबसे मेरा एक ही विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि खुद कुछ कीजिए और दूसरों को भी करने के लिए विवश नहीं, उनको प्रेरित कीजिए। ये आप सबसे मेरा निवेदन है। बोलो जी। तो एक बात जो देवदत्त जी बार बार कह रहे हैं, मैं बस उस पर एक टिप्पणी करके सर आपके पास आता हूं कि आपसे करने के लिए कह रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि ये बंगाल की समस्या नहीं है केवल। जब तक हम मेरे गुरु कश्मीरी पंडित हैं और उनका जन्म तो ग्वालियर में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, जो सबसे हिंदू बहुल क्षेत्र हैं। तो जब कश्मीर की बात आती थी, कश्मीर को बचाने की बात आती थी, तो बार बार पनन कश्मीर और जो आंदोलन है उनके बारे में जब चर्चा होती थी, उनके परिवार वाले ही उसमें सम्मिलित थे। तो जब उनसे आके कहते थे कि आपको कुछ करना चाहिए, तो वो कहते थे इसमें करना कुछ गलत नहीं है, पर ये समस्या इस्लाम की है। ये समस्या केवल एक क्षेत्र में सॉल्व करने से सॉल्व नहीं होगी। ये समस्या को पूरा ग्लोबली देखना होगा, पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। और एक हिंदुओं में और हमारे समाज में ये स्वाभाविक भी है, एक भाव आता है, जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ, आप वहां जाइए, लोगों से पूछिए, उनको लगता है यहाँ तो सब अच्छा ही चल रहा है, सरकार भी आ रही है, कुछ कोई खराब नहीं है। लगभग शहरों में जो हमारी भोपाल को छोड़ दें
तो 90% मेजोरिटी है हिंदू और ऐसी कोई समस्या नहीं है। पर आज नहीं है तो कल होगी ही, क्योंकि एक बार एक समय तो ऐसा था जब कश्मीर में कश्मीर शैव दर्शन की रचना हुई थी, आचार्य अभिनव गुप्त रचना कर रहे थे ऋचाओं की। और आज क्या स्थिति है, बंगाल भी बहुत समय पहले, कुछ 500-600 साल 600-700 साल पहले ही ऐसी स्थिति नहीं थी जो आज आप, जो बांग्लादेश भी अगर हम उसको मिलाएं, जो वंग जो प्रदेश है उसकी जो स्थिति आई, तो जो अभी हिंदू बहुल क्षेत्र है वहां के एक्टिविस्ट, वहां के थिंकर, वहां के लीडर जब तक बंगाल को अपना नहीं मानेंगे, जो वीर सावरकर जी ने कहा था कि आप अगर हिंदू हैं तो विश्व में कहीं भी जो हिंदू है उसका दर्द आपको अपना दर्द लगना चाहिए, तभी आप अपने आप को ठीक प्रकार से हिंदू कह सकते हैं। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक ये साइलोज में सॉल्व नहीं होगा। ये मैं बात आपकी, आपने जो बार बार कहा उसको मैं कहना चाहता हूं सर। जी जी तो सर आपसे एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि उस समय, आपके समय तो बहुत ही कम लोग थे जो पत्रकार थे, ऐसे थे, तो आपने पिछले 20 वर्ष में क्या बंगाली यूथ में, हिंदू यूथ में कोई अवेयरनेस में चेंज देखा है? आर दे मोर अवेयर? बिकॉज आई सर्टेनली हैव मेट सम। No, there is obviously greater awareness, there is greater sensitivity, but unfortunately, what has happened is there has been and there continues a huge exodus from West Bengal of young Bengalis. So they are leaving Bengal because of its economy, because there are no jobs over there. There's very bad. I mean, the future is very bleak. I'm very happy that my friend here is so. He's beaming positivity, and of course we have to be positive. But among the people there, that positivity does not exist really. There's a lot of negativity that, it's all over now. And because of that exodus, the numerical strength is coming down. There are fewer young people, and that also skews the demographic profile of the state. If you have lesser young people, the lesser the chances of active participation in politics, etc. But again, I would like to come back to what is happening over there. Now, my friend here, he mentioned the Murshidabad riots. We know that 2 Hindus were killed in the riots. But a large number of homes were set on fire, they were destroyed. And you will be surprised. The mobs which went around from house to house, they particularly focused on destroying saris, petticoats, blouses, frocks, so that the women would have nothing to wear. So this was a throwback to direct action. It was a throwback to the Noakhali riots, where also the whole purpose was to attack the community by attacking the women, denigrating the women. Recently, it's unthinkable. In Hindu majority areas, idols are being damaged, they are being destroyed. A Kali idol was destroyed. And when the police came, they threatened to arrest the Hindus who were protesting. And to prevent the facts from coming out, they put the damaged idol in a police van and took it away. So I can keep on mentioning such incidents. But that is not going to add or subtract. The bottom line is, we are in a very, very bad situation in Bengal. And till such time, there is not only a change in the government,
but there has to be a change in the way any new government which comes to power deals with this problem. You will often hear this charge by the Trinamool people and the Chief Minister herself. Oh, the center is responsible. How is it that illegal immigrants are still coming in? Why haven't they stopped it? Almost 1/3 of the Bangladesh border, India-Bangladesh border, it remains unfenced. The central government has paid the money to the West Bengal government to hand over the land which is necessary for the fencing, because you have to have a buffer zone, then you have to put up the fence, and then you need a patrolling zone. West Bengal government is yet to hand over the land to the central government. So you have 1/3 of the border which is virtually unprotected. You look at the spike in Muslim population in Sundarbans. It is, nobody talks of it, but to my mind, I am willing to be corrected by my friend, but the Muslim population of Sundarbans, which is, an archipelago of small islands. It's anybody's guess how much it is, but they are definitely not anything less than 35 to 40% over there. They come by boats through the Bay of Bengal, through the Sundarban zone, and they land on the Indian side. The Tablighi Jamaat holds regular camps in Sundarbans. They are encouraged to do so. It is not very easy to operate in that zone, but they are provided with the wherewithal. And the biggest thing which has happened over there used to be something called Bon Bibi, which was which was supposed to be a protector from tiger attacks over there. Now Muslims want all Bon Bibi temples to be demolished. Although it was a Muslim peer, a fakir, who in his dream conceived of Bon Bibi. So these kind of changes, they are reprofiling the Bengali Muslim. And when you have a government, who were the Urdu-speaking Muslims in Bengal? They were the labor which would come in from Bihar to work in the port area, Calcutta port area. And for that alone, you have declared Urdu as an official language of the state. Pakistan broke into two over the question of Urdu. And here we have in West Bengal a chief minister who promotes Urdu as an official language. And all of India is silent. This attitude that my house is not on fire, so why should I care? This ultimately is going to harm all of us. It's not your house which is on fire tonight, but if you do not stop that fire is going to reach your house, and your house too shall get burned in this fire. Thank you. देवदत्त जी, एक बात सर ने कही और एक उसमें समस्या हमें लगी कि सेंट्रल जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो जैसा बताया कि पैसा भी दिया है फेंस लगाने के लिए, भूमि खाली कराने के लिए, और ममता सरकार नहीं कर रही। तो एक बार बार हिंदुओं की ओर से एक मांग आती है कि ये समस्या जो है प्रेसिडेंट्स रूल के बिना सॉल्व नहीं होगी, और ऐसा कई हमारे समाज में से कई धड़े ऐसे कहते हैं। आपको क्या लगता है इसके बारे में, क्या विचार है आपके? सर, आपसे भी आई विल वांट टू कम टू यू विद दिस क्वेश्चन। नागरिक और देश की सुरक्षा ये तो सर्वोपरि है, सबसे आगे यही है। तो स्टेट गवर्नमेंट जगह नहीं दे रही है, और ये
कुछ 1-2 महीने का घटना नहीं है, सालों साल बीत जा रहा है। तो मुझे ये लगता है कि इसको ठीक करने के लिए जो करना उचित है इमीडिएट सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए। लोग क्या सोचेंगे, बाकी पार्टी क्या सोचेंगे, या बाकी दुनिया के बाकी देश क्या समझेंगे, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देकर मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट को तुरंत डिसॉल्व करके या गिरा के या जो भी करके, मुझे उतना कानूनी भाषा आता नहीं है, यहाँ पर प्रेसिडेंट्स रूल लगना चाहिए। और बॉर्डर सिक्योर करने के लिए, क्योंकि बॉर्डर से तो लोग आके दिल्ली पहुंच जाएंगे, मुंबई पहुंच जाएंगे। कल समुद्र से कसाब आए थे, बंगाल से कितने ऐसे कसाब घुस के बैठे हैं, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए सेंट्रल को जो करना चाहिए तुरंत करना चाहिए, विदाउट इवन डिलेइंग अ डेज टाइम। जी, एक आर्गुमेंट सर इसके अगेंस्ट ये होता है कि जो हिंदू कम्युनिटी है, अगर प्रेसिडेंट्स रूल आता है तो एक पक्ष ये कहता है कि उसमें से भी बैकलैश होगा अगर प्रेसिडेंट्स रूल लगाए। आपको क्या लगता है, ये ऐसा संभव है और उसके बाद भी क्या करना चाहिए? देखिए, इसके पहले द लास्ट टाइम देयर वाज प्रेसिडेंट्स रूल इन वेस्ट बंगाल was, if I am not mistaken, in 1969. Now 1969 and we are now looking at 2025. And the president's rule in West Bengal during those 2 years, 69 to 71, 72, it was terrible. And anything that you do now, they will immediately go around reviving memories of that period. And much of the atrocities committed during that president's rule was by 3 Congress gundas. One was Subrata Mukherjee. The other was, what Mitra, kya Mitra naam? Somen Mitra. And the third was Mamta Banerjee. They were so-called leaders of Chhatra Parishad, which was the youth front of Congress. So they have the experience. They know how to unleash violence. It was the Chhatra Parishad led by Mamta Banerjee which threw a bomb into and you know how crowded Calcutta buses are. They threw a bomb into a crowded bus. So I have no doubt in my mind that limitless criminality will be unleashed by her and her party. But having said that, there is another obstacle which we have to keep in mind. We have today an activist judiciary. The judiciary in 1969 or in 1975, when the Allahabad High Court judgment happened and it was struck down by the Supreme Court, that judiciary does not exist today. Any action of the central government will be immediately taken up by them. And nothing would be more damaging. And I'm just talking purely in terms of theory over there. Over here, I'm not talking out of any great information. But any action by the government, if it is negated in a dramatic manner by the Supreme Court, means you have lost the battle forever. Please keep that in mind. Lastly, while drastic action is a solution, but it is a short-term solution. That will save the day for you, but it will not save the state for you. Ultimately, unless you have the people involved in a mass movement,
You know, in the CPM days, there used to be a slogan, এই লড়াই বাঁচার লড়াই, এই লড়াই জিততে হবে. This is a struggle for survival and we have to win this struggle. That slogan today is more relevant than it ever was. For Hindus today in West Bengal and therefore Hindus in the rest of the country, this is a struggle for survival. If you do not win this struggle, you are doomed. Nothing and nobody can save you. I am sorry, but I do not share the optimism of my friend here. He is working at the ground. He has to be optimistic. He must be optimistic. He must enthuse others on the ground to be optimistic. But I just can't imagine how the larger Hindu community can remain indifferent to what's happening in West Bengal. I will give you one small anecdote. Noakhali riot happened, Bengalis have their Lakshmi Puja 7 days after Dasera. It's the Purnima that day. Kojagori Purnima we call it. And that's why it's called Kojagori Lokhi Puja. And the Noakhali violence began on the night of Kojagori Lokhi Puja. And Diwali comes 2 weeks after the Bengali Lakshmi Puja. In United Province, which is today's UP, the zamindars who used to have great atishbaji shows on Diwali, they cancelled it. There was no Diwali. And they did so in solidarity. Today we need that kind of solidarity, not only in Bengal, but also in Assam. Again, I repeat, unless we act now, we are going to lose Assam, we are going to lose Bengal, if not today, then tomorrow, if not tomorrow, then day after. The entire eastern and northeastern part of the country is going to fall off the map because the Hindu there will be weakened to a point of not being able to defend the only country which is the Hindu's natural homeland. Remember that. जी, इसके साथ ही हम प्रश्नोत्तर आरंभ करते हैं. एक लाइन का आंसर आपसे सर कहूंगा. सर ने परसेंटेज मेंशन किया 65 के आसपास हम हिंदू हैं. आपके अनुसार क्या व्हाट इज द रियल परसेंटेज ऑफ हिंदूज इन बंगाल? अरे आप सेंसस होने दीजिए ना. लास्ट सेंसस में हिंदू पॉपुलेशन हैड फॉलन टू 75%. Let this census report come. Nationally, I mean, my assessment is, and that is why the Prime Minister has started talking about the demographic change and the demographic danger of India. My own sense is, this census is going to show that nationally, Hindu population has come down to 70 or anything between 65 and 70%. If that is acceptable to Hindus, fine. I mean, I don't have that many years ahead of me, but if the young Hindu thinks it's fine, who am I to say it's wrong? Thank you, sir. तो अब कुछ प्रश्न हम ले लेते हैं. एक ये सर आपसे ही है. Justice Ganguly's outburst against the central government yesterday, what is your take on the issue? See, I have already answered this question. I have explained the two severe limitations to precipitate action in West Bengal. I am not
this is a decision which I'm sure has been discussed, is being discussed at the highest level of government. Only the Prime Minister and the Home Minister would be aware of it. They would be seized of it. So I have no access to what is their thinking, what is the way they look at it. I am just going by a commonsensical response, and I explained that one of the obstacles which comes to mind is the violence that will be unleashed by Mamta and her gang, and second, the judicial rejection of any such action. So if supposing a decision is taken today in the morning, afternoon or evening, whatever, and in the middle of the night the Supreme Court sits and says, no, we strike it down. Can you imagine the loss of face, not only in West Bengal, but nationally, globally, and after that you have lost the case forever. Forever. So it's very easy for people to make this suggestion. All I will do is please think it through. दूसरा प्रश्न है सर, आप अगर इसको बहुत संक्षिप्त में समझाएं. Do you agree CPM in West Bengal demolished industries and now Mamta demolishing industry in Hindus? Yes, absolutely. I agree to this. The communists, they destroyed, and whatever remained, Mamta Banerjee and her hooligans, they have completely destroyed all industries from West Bengal, except the industry of violence and bomb making and Tolabaji. You know what is Tolabaji? You have to pay protection money. Kanchada आपसे है. What is BJP headed by Sudhanshu Da doing in West Bengal after SIR? Are you setting back in power? Look, I'm not a party spokesman, so it will be unfair of me to comment either way on what the party is doing. But I know this much, and I can say this much, that Shubhendu Babu is a very active politician. He is on the ground, he's all over the place, and I don't think he is a air-conditioned chamber leader who just issues statements. So let us see what happens, because ultimately it's all about elections, and one has to see what happens in the elections. एक प्रश्न है, क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पश्चिम बंगाल में सक्रिय है? मुझे लगता है ये प्रश्न, ये तो हमको पता है सक्रिय है, परंतु सर अगर आप इस पर टिप्पणी कर सकें, कितना सक्रिय है, कितना उसकी सहभागिता है जो हो रहा है उसमें? कठिन प्रश्न है, लेकिन आप जैसा जितना भी बता सकें. बहुत सक्रिय है और ज्यादा सक्रिय होना पड़ेगा, क्योंकि माँ काली का मूर्ति तोड़कर जब प्रिजन वैन में उठाया गया, हम सब ये आशा कर रहे थे जो लोग माँ काली का मूर्ति तोड़ा है उनका हाथ और माथा तोड़ दिया जाता. जिस दिन वो होगा उस दिन हम थोड़ा सेटिस्फाइड होंगे, ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे. Throughout the day, this has been playing in the back of my mind. This whole thing that Shatru Bodh, that we lack a sense of Shatru Bodh. Now, supposing you overcome that and you acquire Shatru Bodh, and you are able to identify this is my Shatru or they are my Shatrus, fine. But what after that? So the next book you should write is from Shatru Bodh to Shatru Vad. So unless you see, identifying the Shatru by itself is not a big deal. But after that, what? And you have to be ruthless about it. And where I think the Hindu has lost out ultimately is that we are unable to be ruthless on the battlefield. We end of the day, we allow our civilizational concerns, our civilizational
ideas and identities to overcome our overcome that which we should be doing logically, to take it to the logical conclusion. So unless you have a plan in place that after Shatru Bodh what, then Shatru Bodh by itself is an incomplete process. I'm sorry, I mean, I'm not the author of the book, but थैंक यू सर. एक ये प्रश्न से अधिक सर एक सपोर्ट का है, तो मैं उसमें अंत करता हूँ. हाउ मच फंड सपोर्ट इज नीडेड फॉर योर एक्टिविज्म? इज देयर अ प्लान ऑफ एक्शन? अगर कोई सहायता करना चाहे तो किस प्रकार से, आप अगर बताएंगे तो अच्छा रहेगा. जी, there is or rather there are plan of actions, और ये अमाउंट जो बोल रहे हैं कितना होना चाहिए, ये तो मतलब ये महासागर है, तो इसमें मतलब जो आए वही इस काम में लगाया जाएगा. और मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बोल सकता हूँ कि मैं 2 उदाहरण दूंगा. वो लोग सेफ है इसलिए बोल रहा हूँ, मैं ऐसा उदाहरण देना नहीं चाहता. 2024 लोकसभा के इलेक्शन था. एक वहां पर पोलिंग बूथ में हमारे संगठन के लड़के बैठे थे फॉर बीजेपी. तो जो वोट रिगिंग करता है, लूट करता है, वैसे आए और हमारे जो कार्यकर्ता है उसको 2 झापड़ लगाया, उठो भागो, क्योंकि वो सुबह से थोड़ा ज्यादा नजर रख रहा था, रिगिंग और ये नहीं होने दे रहा था. तो जब उसने 2 झापड़ लगाया तो मेरा कार्यकर्ता उठा, उसका नाक में पंच किया. मेरा कार्यकर्ता को इतना पता नहीं था वो किसको पंच कर रहा है. वो लोकल एमएलए जो एक बाहुबली खुद है, उसका नाम है गुलशन मल्लिक, पांचला का विधायक है, उसका बहुत करीब का था ये जियादी जो मेरा कार्यकर्ता को पीटा. तो उसने तुरंत मेरा आदमी का कॉलर पकड़ लिया और 2 घुसा मारा. फिर सीआरपीएफ आके रोक दिया. फिर उसने कहा, जब सीआरपीएफ रोक दिया, निकाल दिया उसको, बोला तुम निकलो, अभी तुम्हारा हम बाहर काम खत्म करेंगे. तो मुझे पता चला उसका नेक्स्ट क्या हुआ. वो जो विलेन था, जिहादी था, कुछ ऐसा हुआ, मुझे नहीं पता क्या हुआ. पुलिस उसका बॉडी पीजी हॉस्पिटल लेके गया. कुछ दिन कोमा में था, फिर आईसीयू में था. उसका यहाँ पर बहुत गहरा चोट था, तो मुझे पता नहीं क्या हुआ. तो कुछ लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया. वो लोग 3-3.5 महीना भीतर थे. मेरे को लगभग 3.5 लाख रुपया लगा उसका कोर्ट और घर संभालने में, क्योंकि जैसे मैं कुछ देर पहले बताया कि घर का भी ख्याल रखना है. जो लड़का कुछ कर रहा है वो तो वैन चलाता है, नहीं तो दूध बेचता है, कुछ करता है, खेती करता है, तो उसका घर कैसे चलेगा? अगर घर वाले भूखे हो जाएंगे और वो जेल में रहेगा, तब ये काम कौन करेगा? तो ये सब देखकर मुझे 3-3.5 महीना वो लोग को, फैमिली को सपोर्ट देना पड़ा. तो आज वो हमारे पक्के कार्यकर्ता है, बिकॉज जैसे कि वो समाज को अपना शौर्य का परिचय दिया, उसको भी ये पता चल गया कि दादा हमारे साथ है, माँ काली हमारे साथ है. दुनिया, क्योंकि हम तो कुछ कर नहीं पाते हैं, आप सबका सहयोग और आशीर्वाद से हम कुछ किए हैं. ये एक इंस्टेंस है. और एक इंस्टेंस बताता हूं. 16 साल का बच्ची पूर्व मिदनापुर से किडनैप होती है. मैं किडनैप ही बता रहा हूं. 24 दिसंबर 2024 को उसको लेके चले जाते हैं सूरत, और सूरत ले जाने के बाद उसको एक ऐसा कमरा में रखते हैं जिसके अंदर वो लड़का रहता है, उसका माँ और बकरा, गोट. 100 स्क्वायर फीट का रूम है, और नीचे उस लड़का का बाप और पूरे लेबर्स रहते हैं. और वो जो लड़का लेके जाता है, उसका खुद का और एक भाई जो है, उसने 3 हिंदू लड़की से शादी किया. तो इस लड़की का जो पिताजी है मेरे पास आया. उसका लड़की जब से गायब हो गई, उसका 5 महीना बाद आया, 4.5 महीना बाद. हमने इंक्वायरी किया, सब पता किया, तब पता चला सूरत में है. उस लड़की को जाके रेस्क्यू करके लाने में हमको बहुत मेहनत लगा. हमने 2 बार अपना टीम वहां भेजा. तो इसमें भी क्या है, और लड़की का पिताजी जो है वो गांव में गाड़ी चलाता है, ड्राइवर है. नॉर्थ बंगाल में एक मोची का बेटी, विथ ऑल रिस्पेक्ट टू हिज प्रोफेशन, मोची है, गांव का मोची है,
वो एक्चुअली बिहार से है, पर वो लोग पूर्वज उसका बंगाल में सेटल्ड है। उनके 5 बच्चे हैं। मेरे लिए वो तो धर्म योद्धा है। उनका बेटी को मीरठ लेके आ जाते हैं, हम उसको रेस्क्यू करते हैं, उसका बाप को उसका बेटी लौटाते हैं और अपने घर में 9 महीना रखते हैं उन सबको। तो इसमें भी खर्चा लगता है। अगर आप में से कोई हमारे साथ जुड़ना चाहते, कि सजेशन भी देना चाहते हैं या सहयोग करना चाहते हैं, मेरा नंबर आप लिख सकते हैं 9874328666। मैं दोबारा बोलता हूं, व्हाट्सएप कीजिएगा प्लीज, कॉल मत कर दीजिएगा, बहुत कॉल्स आते हैं। 9874328666 आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड। जी बहुत बहुत धन्यवाद देवदत्त जी एंड कंचन दा, यहाँ पर आके और बंगाल की समस्या का पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।